आज मेरे साथ में शशि रंजन सिंह, जो कि बिहार के आरा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जितनी बार भी सीडीएस का एग्जामिनेशन दिया है उतनी बार इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो शशि रंजन, पहले तो आपको शुभकामनाएं इतने अच्छे अचीवमेंट के लिए। और शशि रंजन से आज हम ये जानेंगे कि भाई वो क्या अप्रोच है और वो क्या माइंडसेट है जिसकी बदौलत सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन जो बहुत सारे बच्चों के लिए टफ टास्क नजर आता है उसको शशि रंजन जो है चुटकियों में निकाल देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। शशि रंजन, सबसे पहले तो शुरुआत इंग्लिश से ही करते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीडीएस के एग्जामिनेशन में एक पेपर है। उस पूरे पेपर को हम 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर ले तो व्हाट शुड बी द स्टूडेंट्स अप्रोच, या फिर वो आपकी क्या अप्रोच थी, कहां से शुरू किया था और किस तरह से उसको फिनिश किया? सर बेसिक स्टार्ट करें, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट हमारी पेपर होती है इंग्लिश की, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर पेपर को थोड़ा सा डिटेल में डिवाइड किया जाए ट्राइफरकेट करके तो 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन हम निकाल सकते हैं ग्रामर पोर्शन को, जिसमें स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशंस वगैरह होती हैं। उन चीज़ों को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ग्रामर एज ए सब्जेक्ट को मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह और ग्रामर एज ए सब्जेक्ट टॉपिक को हम कहीं से भी कोई भी बुक रेफर करके, अच्छा खासा कोई भी बुक रेफर करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार हमारा जो पोर्शन सिलेबस के कंप्लीट हो गई तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लेंगे, वेबसाइट पर मिल जाएगी या फिर कहीं भी यूट्यूब पे भी मिल जाता है, हर जगह मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खुद से और पता करेंगे कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, मतलब मिस्टेक्स जो भी हो रहे हैं उन एरियाज को रेक्टिफाई करेंगे, उनके ऊपर वर्क करके और फिर इन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूव कर सकते हैं विथ टाइम। फिर उसके बाद जो सेकंड सेशन देखें पार्ट जो आता है सेकंड पार्ट अगर जो आता है तो सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा वोकैब का, जिसमें कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आजकल एक नया पैटर्न हो गए हैं होमोनिम्स वगैरह। तो उन चीज़ों को भी डील करने के लिए एक बेसिक सी सजेशन है पर्सनली कि आप थोड़ा सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके रूट वर्ड्स एक चीज़ होती है, उनको आप गूगल पे भी रेफर कर लो, कहीं से भी मटेरियल मिल जाती है बहुत सारी। तो रूट वर्ड्स को अगर हम कवर कर ले तो उनसे हमें क्या फ़ायदा होगा कि वो कैब्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, इवन इन पैसेजेस या फिर और कहीं भी, उनको हम इजीली टैकल कर सकते हैं। जैसे कि उसमें फ़ायदा क्या होगा हमारा पर्सनली कि हम वर्ड्स के सेंस को पकड़ लेते हैं, उनके रूट्स को बाइफरकेट ट्राइफरकेट जो भी करके उनके सेंस को पकड़ लेते हैं, और उससे क्या होगा कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे कि हाँ ये तो भाई पक्का ऑप्शन नहीं होगा, तो हम ऑप्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं। ये हमें हेल्प मिलेगी एंटोनिम, सिनोनिम और होमोफोन्स वाले जो न्यू पैटर्न में आ रहे हैं। तो शशि रंजन, जैसे रूट वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो अभी तो 30 डेज बचे हैं। हाँ सर, 30 डेज के पहले रूट वर्ड्स को उठाना तो बड़ा मुश्किल टास्क, क्योंकि रिवाइज करने के लिए काफी कुछ है। हाँ सर, ये तो होगा, पर ये है कि अगर डेली बेसिस पे अगर आपने उसके लिए 30 मिनट्स भी निकाले तो शायद 10-15 दिन में रूट वर्ड्स वाला काम 10 दिन में मोस्टली 10 to 12 डेज सफिशिएंट रहेंगे हाफ एन आवर पर पोर्शन करने के लिए। एवरी डे हाफ एन आवर दे दीजिए, 10 to 12 डेज में पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और आप एक बार जब उसको रीड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली रिवाइज होने, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में ही आधी चीजें अंदर चली जाती हैं, आधी चीजें सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन पे आ जाएंगी। और ऐसा तो है नहीं कि हमें 100% चीजें आनी चाहिए, 80-20 90% चले आ जाएगा, काम अपना हो जाएगा, काम हो जाएगा। यस सर। और थर्ड सेशन जो आता है अपना थर्ड सेक्शन पेपर का, वो हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जिसमें कि रीडिंग पैसेजेस होती हैं, PQRS वाली होती हैं, S1 S2 वाली होती हैं। तो वो रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि रीड न्यूज़पेपर्स, स्पेशली द एडिटोरियल सेक्शन। उससे क्या होगा कि कोरिलेशन वाली चीज़ें हम पकड़ सकते हैं। और ये न्यूज़पेपर से क्या फ़ायदा होता है ना कि डेली जो पढ़ते हैं तो एक न्यूज़ की जो कंटिन्यूअस सेशन होती है उसको कोरिलेट करते हैं कि एक आज पढ़ा, इसके अगले अपडेट मुझे कल मिली, उसके अगले अपडेट मुझे परसों मिली। तो हमने क्या किया कि 3 दिन पढ़ के कोरिलेट कर दिया। अब ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी PQRS के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगे S1 S2 वाली चीज़ें जो होती है, S1 S6 वाली, उसको सॉल्व करने में। तो इन चीज़ों को कंटिन्यूअस प्रोसेस से किया जाए कंसिस्टेंटली तो इम्प्रूव हो जाती हैं। तो शशि रंजन ने इंग्लिश का एक बेसिक फार्मूला बता दिया है जिसमें कोई एक हवा नहीं है, और एक आसान चीज, छोटा सा सजेशन सर कि इंग्लिश के पेपर में ऐसा मैं मानता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, खास करके OTA वालों बच्चों के लिए, क्योंकि GS एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, कुछ एक आध एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। तो इंग्लिश में क्या कर सकते हैं कि हम अटेम्प्ट्स एट मैक्सिमम करें। मेरा सजेशन ये होता है, जो मैं पर्सनली भी करता हूँ, अटेम्प्ट ऑल 120 क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस आपको पता है, प्रैक्टिस आपने किया है, वीकेंड पे आपने वर्क किया था, तो क्यों ना हम 120 करें, कुछ रिस्क ले लिया जाता है, वर्थ होता है, क्या पता वो हमारे लिए अच्छा आ जाए। डेफिनेटली अच्छा ही होगा जब मेहनत करके जा रहे हो तो। शशि रंजन, इंग्लिश के बारे में आपने सब कुछ बताया, अब बात करते हैं GS वाले पोर्शन की। यस सर। बहुत वास्ट सिलेबस होता है और अटेम्प्ट्स बच्चे उतना कर नहीं पाते जिससे कि उनका कट ऑफ निकले, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से बच्चों को GS वाला पोर्शन करना चाहिए?
अब सर जैसा कि आपने बोला कि जीएस की सिलेबस बहुत वास्ट होती है, तो हमें तो पूरा वास्ट करने से मतलब नहीं है ना, हमें तो सेक्शनल कट ऑफ होती है 20 मार्क्स की। पर अगर हमें मेरिट में आना है, अच्छा मार्किंग, अच्छा रैंक के साथ, तो हम चलो 40 ले लेते हैं, एक 40 प्लस एवरेज स्कोर 40 प्लस आउट ऑफ 100। तो उसके लिए हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन, जिसमें कि 15 क्वेश्चन का मार्जिन हम लेके चलते हैं कि गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर इन द सेफ जोन। अब 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पहले पेपर को देखो, एक कोई भी साल की पेपर निकालो, उसमें देखो कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए वीक लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए स्ट्रांग लग रहा है। स्ट्रेंथ पे वर्क करना जरूरी है और वीक को इंप्रूव करना उतना ही जरूरी है। तो स्ट्रेंथ पे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो वो अपने स्ट्रेंथ से खेल सकते हैं, उनके लिए 9th-10th के एनसीईआरटी साइंस बहुत इजी चीज होगी, तो वो उनको कम टाइम देकर इंप्रूव करते हुए ज्यादा टाइम आर्ट्स सेक्शन को दे सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी हुए। और अगर करंट अफेयर भी एक अच्छा खासा मार्जिन देता है हमें, तो करंट अफेयर का मंथली कंपाइलेशन कहीं से भी कीजिए, वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज कि हमें क्या सब्जेक्ट करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, कितना हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हेल्पफुल होगा। तो 30 क्वेश्चंस जो होते हैं साइंस के, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रेस्पेक्टिवली, वो हर साल की एक फिक्स्ड पैटर्न है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ऑब्वियसली, क्योंकि यूपीएससी एज द नेम सजेस्ट अनप्रेडिक्टेबल, तो हम कुछ नहीं कर सकते, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं एट द मैक्सिमम। तो यही सजेशन रहेगा कि 30 क्वेश्चन साइंस का पक्का करिए, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। 9th-10th की एनसीईआरटी बेसिक होती है, थोड़ा बहुत एक आध बार रीडिंग देंगे तो चीजें आनी लगेंगी। फिर उसके बाद यूट्यूब से या फिर कहीं से भी रेफरेंस लेके आप उनका सपोर्ट लेकर के चैप्टर्स कंप्लीट करें। पोर्शन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं। नेक्स्ट सेक्शन में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी और पॉलिटी, पर्सनली जो मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री और इकोनॉमी में इंटरेस्ट भी कम आता है और वो चीजें लगता है कि शायद हम नहीं कर सकते, ज्यादा पढ़ने से कम बनता है। हाँ, आउटपुट भी नहीं आता है, इनपुट आउटपुट रेशियो बेकार हो जाता है। और इकोनॉमी में क्या होता है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है, पर वही जो साइंस बैकग्राउंड के हों या आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, उनको चीजें एलियन लगेंगी इकोनॉमी में। तो हम क्या करते हैं कि उनको छोड़ ही दो, कुछ टाइम के लिए हॉल्ट कर दो, और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस होती हैं करंट अफेयर के पर्टेनिंग, वो तो हम करंट अफेयर में कवर कर ही रहे हैं, वो भी हम कवर कर लेते हैं, इकोनॉमी के एक आध क्वेश्चंस निपट देते हैं। शशि, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेक्निकल साइंस टाइप का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि सीडीएस में आपसे हिस्ट्री बने ना बने, आपसे इकोनॉमिक्स बने ना बने, बट ज्योग्राफी और पॉलिटी दो ऐसे सब्जेक्ट है जो शॉर्ट बनेंगे, तो पहले ज्योग्राफी और फिर पॉलिटी। सर ज्योग्राफी को मैं बताऊं अगर पर्सनली, तो 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। तो अगर उन दोनों बुक को हम पन्ना पन्ना, मतलब पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, अगर थोड़े डिटेल में पढ़कर कुछ स्टैटिक चीज़ों को याद करके, रिवाइज करके अगर हम करें, तो पॉसिबल है कि हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। और उसके बाद पॉलिटी पे आते हैं, तो पॉलिटी पे थोड़ा सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग एल्स देन लक्ष्मीकांत, वो यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल होता है, एकदम बेस्ट बुक है। तो लक्ष्मीकांत को थोड़ा सा मेहनत करके कर लें, उससे क्या फायदा होगा कि पॉलिटी का क्वेश्चंस हमारे से छूटेगा नहीं, इतना तो पक्का है, आप कहीं ना कहीं करके उस करेक्ट ऑप्शन पे लैंड कर जाओगे, क्योंकि वो बेसिक बुक है और बहुत हाई लेवल तक हमें पहुंचा देता है। टाइम काफी हो रहा है और सस्य रंजन को कहीं जाना है, इसलिए 2 मिनट में हम वीडियो को खत्म करेंगे। सस्य रंजन, लास्ट 30 डेज में क्या अप्रोच होना चाहिए? सर लास्ट 30 डेज में मेरा पर्सनली ये अप्रोच रहेगा कि एक बार सिलेबस को पहले ही खत्म कर लें, 1 महीने पहले सिलेबस को कैसे भी करके खत्म कर लें। कैसे करना है वो मैंने बता दिया, वो आप कर लो। और 1 महीने में क्या करो कि अपने लूप होल्स पे काम करो, खास करके प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड करो, स्पेशली 8 इयर्स 10 इयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे वेबसाइट मार्केट में अवेलेबल है, हम कर सकते हैं। और पेपर्स डाउनलोड करने के बाद वीकली एक मॉक टेस्ट देंगे, इन द सेंस विथ प्रॉपर टाइमिंग, और उसमें देखेंगे कि कौन से सेक्शन में हम कम पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर पेपर देने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि मेरी फिजिक्स की क्वेश्चंस गलत हो रही हैं, या फिर मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर सही ऑप्शन नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को पकड़ूंगा, जाके वहाँ रिवाइज करूंगा वापस, और फिर से मैं उस क्वेश्चन को अपीयर करूंगा कि मैंने क्या अप्रोच उस समय लगाया था जिससे कि गलत ऑप्शन हुआ, और अब मैं क्या करके उस सही अप्रोच पे जाऊं। एक एक क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा, माइन्यूट चीजों पे काम करनी पड़ती है, बिकॉज ओशियन भी होता है तो वो ड्रॉप से ही बनता है। ओशियन रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, शशि रंजन का कहना है। शशि रंजन, आपने एक बात बड़ी अच्छी बता दी कि भाई आपको जो है छोटी छोटी चीजों पे काम करना ही पड़ेगा, बूंद बूंद से सागर भरेगा। लास्ट में बात करते हैं शशि मैथमेटिक्स की। जो बंदे आईएमए के लिए जा रहे हैं, आपका भी आईएमए के लिए क्वालिफाई है, जो बंदे आईएमए के लिए कोशिश करते हैं, उनको मैथमेटिक्स में क्या अप्रोच रखना चाहिए? सर मैथमेटिक्स में ये सजेस्ट करूंगा कि एक आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, उसमें सीडीएस के पेपर्स होते हैं, सीडीएस के क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर्स भी होते हैं, तो आप उसको पहले एज ए सब्जेक्ट हैंडल कर लो, सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज, और फिर
प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, 4-5 साल 6 साल, इतना बहुत होगा। और उसमें भी अगर हमें लगता है कि अगर मैं मैथ में बहुत एवरेज हूँ या फिर थोड़ा लो हूँ, तो अपने सेक्शनल पे काम करो। हमें नहीं ज़रूरत है कि हमें सारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए, हमें कट ऑफ के ऊपर अच्छा खासा मार्जिन लेकर आना है। तो मैं सोचता हूँ कि एक 60 और 65 का अटेम्प्ट हमें बहुत अच्छा खासा मार्जिन दे देता है। तो 65 क्वेश्चंस मैथ में अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक के, जो कि अर्थमेटिक एक बहुत बेसिक चीज़ है, सबको आता है, सब लोग कर सकते हैं। अर्थमेटिक से मिल गए 25 क्वेश्चंस हमें, ट्रिग्नोमेट्री से 10-12 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फिर मेंसुरेशन से 10-12 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को हमें पकड़ना है जिनमें हम मेहनत कर सकते हैं और इजी होगा। मेंसुरेशन में क्या है, बस फॉर्मूला रिमेंबर किए, क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ लिए, कैलकुलेशन किसको नहीं आती? कोई भी कर सकता है। जब करियर की कैलकुलेशन कर सकते हैं तो उससे तो आसान है मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन। ऑब्वियसली। अब इसमें क्या होता है ना कि सीडीएस की जो पैटर्न होता है, थर्ड शिफ्ट में होता है मैथ्स, उस टाइम तक हमारा ब्रेन बहुत पजल्ड बहुत हो चुका होता है, मतलब कि एग्जॉस्ट हो चुके हो। हाँ, मतलब इंग्लिश का पेपर दे लिया, जीएस की पेपर दे लिया, ऑब्वियसली माइंड एक स्टेज क्रॉस कर चुका होता है। उस समय क्या होता है कि हमें अपने आप को पर्सनली सजेशन रहेगा कि एक एक क्वेश्चन पुल करना चाहिए लास्ट मिनट पे आके, कि अगर हम एक क्वेश्चन और सही कर लिए तो हमारा मेरिट एक रैंक ऊपर जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे लॉजिक वहां लगाना, वो अप्रोच लगाना जिससे आपका क्वेश्चन सही हो सके। 50 अगर कर रहे हो तो कोशिश करो 55 करके आ जाओ। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 20 मिनट बचा हुआ है, व्हाई नॉट टू डू 5 मोर? टाइम का प्रॉपर यूज करना। तो शशि रंजन, 30 दिन बाद जिन बच्चों को सीडीएस का एग्जाम देना, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप अच्छे खासे प्रिपेयर्ड हैं तो मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट नहीं तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर्स लाइए, उनको आप पढ़िए, अपने वीक जोन्स को पकड़िए, उनके ऊपर काम कीजिए, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अप्रोच कीजिए। अप्रोच में चेंज अगर आपने नोटिस कर लिया, चीज़ें आपके लिए ईजी हैं। लास्ट में चलते चलते फोर्स डिफेंस एकेडमी पर मेरे साथ जो टाइम गुजारा, उसके बारे में क्या कहें? सर, इसके साथ मैं मेरा अपना ओपिनियन यही रहेगा कि फोर्स डिफेंस एकेडमी एक जो मैंने देखा इन कुछ दिनों में, एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक काम कर रहा है एज ए नेशन डेवलपमेंट, यूथ को एजुकेट करके उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एज वेल एज कि उनको एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड पे ले जाना। और ये जो टीम है फोर्स एकेडमी का, मैंने देखा पर्सनली बहुत हार्ड वर्किंग एंड सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है। सो होपिंग दैट इन फ्यूचर इट हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो थैंक यू शशि रंजन, और विश यू गुड लक। डेफिनेटली आप ऑफिसर के रूप में अगले साल मेरे साथ मौजूद रहेंगे, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करो, पर उसके पहले इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दो जो सीडीएस के लिए अभी भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड संघर्ष कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद।